हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम जो कंडीशन डील करने जा रहे हैं वो है सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। तो स्टार्ट करते हैं। सीओपीडी इज़ अ प्रोग्रेसिव एंड पार्शियल रिवर्सिबल डिजीज़ ऑफ द एयरवे। मतलब प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यूस मतलब बढ़ती रहती है, और पार्शियली हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। पहले इसमें 3 कंपोनेंट जुड़े रहते थे, जो कि था क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा और एस्मा। अब रिसेंट कॉन्सेप्ट में एस्मा को अलग से इंक्लूड कर दिया गया और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा हम मेनली पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि कंप्राइजेस प्राइमरी ऑफ टू रिलेटेड डिसीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा से मिलकर बनी होती है। ये क्या होता है, सीधे सीधे ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ द एयर, जो भी हम एयर इंस्पायर करते हैं उसके फ्लो या फिर एक्सपिरेशन के समय उसके जो फ्लो है उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से दिक्कत होती है पेशेंट को। तो हम डील करते हैं इसको। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या हुआ? ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और जो हमारा पाथवे हो जाता है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। और क्या होगी, थिकनिंग हो जाएगी, जो भी हमारा मतलब ओपनिंग है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम उस पर्टिकुलर साइड पे कट करके देखेंगे तो हमें दिखेगा जो म्यूकस प्लग है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, और टाइटनिंग ऑफ मसल्स भी हो जाती है इसमें। स्मूथ मसल्स जो होती है उनकी टाइटनिंग हो जाती है, स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रॉफी होगी, जो कि लिखा गया है, और थिकनिंग। उसके बाद एम्फाइसीमा की बात करें तो इसमें क्या है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो होती है वो उनका ब्रेक डाउन होने लग जाता है, जिसकी वजह से एल्वुलाई में इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो ख़त्म हो जाती है। आप समझ रहे हो ना, जब एयर अंदर हम इनहेल करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, तो वो इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। इसका इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो ये चीज़ आप अपने टेक्स्ट बुक्स में रेफ़र कर सकते हैं, जो कि अभी रिसेंट डाटा होगा, क्योंकि तब के केस में और अब के केस में बहुत डिफरेंस है। 22 की बात है ये, अब 24 में जो भी रिसेंट डाटा होगा आप उससे चेक करेंगे इंसिडेंस कितना है, क्या है। अब नेक्स्ट क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को डील करते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें क्या है, डेली कफ विद स्पूटम एट 3 मंथ पर ईयर फॉर 2 और मोर कंसेक्यूटिव ईयर्स, यानी 2 साल तक के लिए अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको हर 3 महीने में या 3 साल से कफ है ही, डेली कफ रह रहा है और स्पूटम आ रहा है उसके साथ, तो हम इसको एज अ सस्पेक्शन मान सकते हैं। क्या दिखेगा हमें, जो इनके ब्रोंकाई होंगे वो इन्फ्लेम होंगी, स्वेलिंग होगी, जो हमारी एयरवे होगी वो नैरो हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे मिलेगी। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो जाता है, हमारा म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, जो कि सीधे सीधे कॉज करता है नैरोइंग, और स्मूथ मसल्स के हाइपरट्रॉफी, थिकनिंग हो जाती है इससे, और जो पासेज हो जाता है वो नैरो हो जाता है। एम्फाइसीमा की बात करें तो जो एल्वेलाई है वो काफ़ी ज़्यादा इंलार्ज होते हैं और इलास्टिसिटी लूज़ कर देते हैं अपनी वॉल्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। अब एयरवे के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, एयर क्या होगी, ट्रैप हो जाएगी एल्वेलाई में, एक बार आई अंदर आई और ट्रैप हो जाएगी। अब क्या होगा, उनकी क्या है, क्योंकि जो लंग्स की एबिलिटी है उस श्रिंक होने की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एक्सेलेशन के टाइम पे। अब क्या होगा, जब उनकी कैपेसिटी कम होगी तो फिर क्या होगा, एक्सपेंशन कम हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट ब्रीथ के लिए जो भी पेशेंट है उसके पास एक्सपेंशन रेट कम हो जाएगा उसका, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जब लंग सही से एक्सपेंड नहीं होगा तो वो जितनी एयर इनहेल करना चाहता होगा वो उतनी नहीं कर पाएगा जितनी उसको नॉर्मली करनी चाहिए, वो उससे कुछ कम अमाउंट में कर पाएगा। लेस एयर जाएगी तो क्या होगा, एयर एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, एयर ट्रैप पहले से रहेगी, एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिससे कि क्या होगा, एडजेसेंट का टिश्यू डैमेज होने लग जाएगा। उसके बाद इसमें हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया भी देखने को मिलता है। इसके अलावा एस्मा पॉपुलेशन, स्मोकिंग और एज रिस्क फैक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जो स्पेसिफिक कॉजेज़ है वो प्रॉपर क्लियरली नहीं है। सिगरेट स्मोकिंग हम इसको कॉज मान सकते हैं, सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी हो सकती है, जैसे कि अगर किसी को कोई स्मोक कर रहा है, उसके पास कोई पर्सन है जो कि नहीं स्मोक कर रहा है, वो उसके पास रहेगा तो उसको भी सेकेंड हैंड स्मोकर की कैटेगरी में लिया जाता है। और एयर पॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे कि पॉल्यूटेंट जो कि कैडमियम और सिलिका है। क्या होता है इसमें, AAT यानी अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है एंजाइम की, जो कि लिवर से प्रोड्यूस होता है, और नॉर्मल लंग्स में ये प्रेजेंट होता है और इलास्टिसिटी मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। तो इस ये जब नहीं होगा तो इलास्टिसिटी कम होगी। अब पैथोफिजियोलॉजी देखें तो इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, ग्लोबुलर सेल और म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, साइज एंड नंबर ऑफ सब म्यूकस ग्लैंड बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से सीधे सीधे म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, सिलियरी मसल्स की जो सिलियरी जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से म्यूकस सिक्रीशन नहीं हो पाएगा, ब्रोंकिस कंस्ट्रक्शन रहेंगे, जिसकी वजह से एयरवे पाथ नैरो हो जाएगा। और उसके बाद अब एलर्जिक रिएक्शन होगी, क्या होगी फिर,
आईजीई एंटीबॉडी स्टिमुलेट होंगी। आईजीई एंटीबॉडी स्टिमुलेट होने की वजह से ये मास्ट सेल से अटैच होंगी और मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज़ करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से भी म्यूकस सिक्रीशन होगा, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है और ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो क्रोनिक कफ, चेस्ट टाइटनेस, कफ विद और विदाउट स्पूटम हो सकता है, फटीग हो सकता है, एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स हो सकती हैं, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है पेशेंट को, टेकेपनिया, म्यूकस सिक्रीशन, ट्रबल कैचिंग ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया और चेस्ट डायमीटर इंक्रीज हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम क्या मानते हैं, पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे, ब्लड कल्चर कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, स्पूटम कल्चर कर सकते हैं, इको कराते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पीएफटी जिसको कहते हैं, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे, एवीजी एनालिसिस और लंग्स वॉल्यूम एक्सपेंशन चेक करने के लिए स्पायरोमेट्री वगैरह करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो अगर इस कंडीशन को ट्रीट नहीं किया जाए तो ये न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स में बन सकती है और रेस्पिरेटरी फेलियर का केस जा सकता है, हाइपोक्सीमिया हो सकता है पेशेंट को और कार्पल्मोनिले हो सकता है जो कि राइट साइड हार्ट फेलियर को बताता है। वेंटिलेशन परक्यूटेनियस मिसमैच हो सकता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो सकता है जो कि एक डेड स्पेस फॉर्म होने की वजह से हो सकता है लंग्स के अंदर, और फ्रिक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल यानी मेडिकल मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं पेशेंट को, प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटीज़ देके कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए जो भी इंटरवेंशन ले सकते हैं वो, और जो भी हमारा थिकन एयरवे हो गया उसको थोड़ा बहुत ब्रोंकोडायलेटर्स या फिर जो भी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ड्रग्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको देकर ट्रीट करने की कोशिश करते हैं पेशेंट को, और ब्रोंकियल सिक्रीशन जो भी है उसको रिमूव आउट करवाते हैं फिजियोथेरेपी वगैरह देके, चेस्ट फिजियोथेरेपी वगैरह देके। ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हो सकते हैं, हम पेशेंट को क्या क्या बोल सकते हैं, क्विट स्मोकिंग करे, स्मोकिंग अवॉइड करे, मेडिकेशंस प्रॉपर्ली ले, वैक्सीनेशंस ले, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन और चेक करना है रेगुलर, पीओ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नहीं कर सकते तो पास ऑक्सीजन चेक करेंगे पेशेंट को कितनी मतलब आ रही है, कितनी ऑक्सीजन है उसकी बॉडी में, कितना कर पा रहा है, मतलब ताकि केस रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ ना जाए। पोस्टरल ड्रेनेज चेक करेंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए बोलते हैं, फ्लेबोटॉमी कर सकते हैं यानी आईवी कैनुलेशन देके, एंटीबायोटिक थेरेपी, एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। अब ड्रग्स के लिए हम क्या क्या बोल सकते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स जिसमें कि एल्ब्यूट्रॉल, साल्बुटामॉल और मेटाप्रोटेनोल आते हैं। उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक एट्रोवेंट करके आता है, मिथाइलजेंथेन्स दे सकते हैं जिसमें थियोफाइलिन और माइनोफाइलिन आते हैं, स्टेरॉइड्स दे सकते हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, और इनहेलेशन के रूप में हम स्टेरॉइड बेक्लोमेथासोन दे सकते हैं, ड्यूलियन ब्यूडिकॉट भी आता है, आपने देखा होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए हम वही जैसा हम करते आए हैं, असेसमेंट अपना लेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह जो भी है, उसके बाद डायग्नोसिस बनाएंगे, अपना गोल्स लिखते हैं जो भी हम क्लाइंट के लिए शॉर्ट टर्म गोल एज्यूम करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल एज्यूम करते हैं, फिर अपने इंटरवेंशन देते हैं। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच नोट्स अबाउट द टॉपिक्स। थैंक यू।